आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम बड़ी संख्या में कहेंगे इसको, हमने उम्मीद भी नहीं की थी। हम काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है आज, और किस बात को हम सुनना चाहते हैं आज, और क्या है हम लोग, हम क्या थे, क्या रहेंगे, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की जानकारी रखकर ही हम अपनी नीतियों को बना सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब का स्पष्ट कहना है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती। और समाज में और एक नया विचार आया कि जो कौम इतिहास से सबक नहीं सीखती, दो विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं। 20वीं सदी में बाबा साहब ने एक विचार दिया कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो अपना इतिहास नहीं बना सकती, और जो कौम इतिहास से सबक नहीं सीखती, इतिहास उन्हें सबक सिखाता है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण विचारों पर आज हम चर्चा करेंगे। थोड़े समय के साथ आप यहाँ रुकिए, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, मौसम बड़ा सुहाना है। रोज तो आए दिन ये समय में बारिश हुआ करती थी, लेकिन आज का मौसम सही में हमारे लिए बड़ा सुहावना है। इसीलिए हम इस प्रकृति को भी धन्यवाद दे कि आज उन्होंने हमारे लिए छत, जो प्राकृतिक छत बना दी है, उसके लिए हम उसका धन्यवाद होना चाहिए। साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण विचार है कि कौन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ महाराष्ट्र में, और 1924 तक वो पढ़ाई करते रहे। 1913 से लेकर 1924 तक उन्होंने अमेरिका और लंदन में पढ़ाई की। अमेरिका और लंदन में पढ़ाई करने के दौरान उन्हें स्वतंत्रता क्या होती है इसका एहसास हुआ, और अपने देश में मनुष्य होने के साथ भी इतना बड़ा अमानवीय व्यवहार जो हमारे साथ होता है, इसके खिलाफ हमने आवाज उठाना चाहिए। लेकिन आवाज उठाने के लिए अपने आप को तो बुलंद करना होगा, अपने आप को तंदुरुस्त करना होगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर हमें रेसलिंग क्या बोलते हैं उसको, कुश्ती करना हो, तो उसके लिए भी कवायद करनी होती है, उसके लिए भी कसरत करनी होती है, राइट। लेकिन बाबा साहब की जो कसरत थी वो पूरी दिमागी कसरत थी, क्योंकि दुनिया में अभी बंदूक से या न्यूक्लियर से हम लड़ाई नहीं जीत सकते। जो भी लड़ाई जीत सकते हैं, विचारों की लड़ाई विचारों के साथ जीत सकते हैं। तो ये एक विचार था, पाप पुण्य का ये विचार था। बाबा साहब ने इस माथे पर लगाए हुए कलंक को ही मिटा दिया और पाप पुण्य की परिभाषा को चेंज कर दिया। यह 21वीं सदी में, 20वीं सदी में सबसे बड़ी जो क्रांति आई, मानवतावादी क्रांति आई, वो इंडिया में आई। और वो मानवतावादी क्रांति लाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, गांधी जी नहीं थे भारत में, नेहरू नहीं थे, कोई पंडित मदन मोहन मालवीय नहीं थे, या अभी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे। तो वो केवल और केवल विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जो इतनी बड़ी महान क्रांति जो भारत में लाई, इसको आज हमको जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। आप यहाँ बहुत सारे लोग थोड़ी हिस्ट्री को पढ़े होंगे, रशियन क्रांति को याद करते हैं, चाइनीज क्रांति को याद करते हैं, लेकिन भारतीय क्रांति की हम बात नहीं करते। क्यों? भारतीय क्रांति की बात क्यों नहीं होती? हिस्ट्री में इसको डिप्राइव किया गया, मतलब इतिहास को भी इस तरह से लिखा नहीं गया, जो ग्लोरीफाई किया गया केवल पर्टिकुलर लोगों को। और बाबा साहब को भी आज तक उन्होंने पीछे ही रखने की कोशिश की। ये तो 21वीं सदी में जो अम्बेडकरवाद को सक्सेस करने के लिए ऑल इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ का जो गठन हुआ 2006 में, उसके बाद आज आपको 10 साल के अंदर में सभी पार्टियां उस लेवल पे बड़े पैमाने पर बाबा साहब को याद करते हुए नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये विचारधारा नहीं थी, इस विचारधारा को कंपाइल नहीं किया गया था कि इतनी बड़ी दुनिया की महानतम विचारधारा को कंपाइल करने का काम
जो हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजर है धीमंत विजय मानकर, उन्होंने किया। और 21वीं सदी में आज अम्बेडकरवाद का जो विचार हो रहा है वो मार्क्सवाद से आगे, लेनिनवाद से आगे और माओइस्ट से आगे हमको आगे नजर दिखता है। क्यों? क्योंकि आज हम भूमंडलीकरण, क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के दौर में जी रहे हैं। क्या बात है, 1991 से लेके इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया गया देश का आर्थिक विकास करने के लिए। लेकिन किन लोगों का विकास हुआ? अगर 1991 से लेके आज तक, अगर आज इस बात पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो 1991 तक केवल 35, मतलब जो पूंजीवादी लोगों की जो संपत्ति थी 35 लाख करोड़ थी, 35 लाख करोड़। अब आज जो उनकी संपत्ति है 11,35,000 करोड़, मतलब उससे भी ज्यादा। मैं 35 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं। और अभी यानी ये जो संपत्ति का जो हेराफेरी हुआ ये पूरे 20 और 25 सालों में, तो पूंजीपतियों के पास अब ज्यादा संपत्ति है, मंदिरों में आज ज्यादा संपत्ति है। और जो लोग काम कर रहे हैं गरीबी में, वो गरीबी में ही जी रहे हैं। और जो लोग अमीरी में काम कर रहे हैं वो ज्यादा अमीर नजर होते दिखाई दे रही है। बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को, बहुत महत्वपूर्ण दिन था वो। क्यों महत्वपूर्ण दिन था? क्योंकि 25 नवंबर 1949 को 25 नवंबर 1949 की बात कर रहा हूं मैं, जब बाबा साहब ने संविधान सभा में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। क्या चेतावनी दी थी? कि 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 नवंबर को तो हम संविधान स्वीकृत करने वाले हैं, संविधान तो लागू हो जाएगा, लेकिन अमल में 26 जनवरी 1950 को आएगा। उस वक्त हम ऐसे तादाद में प्रवेश करने वाले हैं, ऐसे विषमता में हम प्रवेश करने वाले हैं जहां पे राजनीति में तो समानता है। आज हमको राजनीतिक अधिकार है, हमारे एमएलए और एमपी भी हमको पार्लियामेंट में दिखते हैं। 117 एमएलए और एमपी, हमारे एमएलए ज्यादा होते हैं स्टेट के हिसाब से। जैसे 28 सीटें रिजर्व थी 80 में से, आप लोग जानते होंगे 28 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व थी, या 10 या 12 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी। यह धारा 330 और 332 के तहत मिलता है। इसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर ये धाराएं नहीं होती, ओबीसी के लिए कोई धाराएं नहीं है, जो शूद्र वर्ग है, जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी के लिए इस तरह की प्रोविजन नहीं है। इसलिए भारत में जो हमको 3 तरह का रिजर्वेशन मिला, कि 3 तरह का रिजर्वेशन मिला। एक रिजर्वेशन हमको मिला शैक्षणिक, मतलब हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर पहले नहीं बनते थे, अभी बन सकते हैं। पैसा नहीं था, सरकार पैसा देगा उसके लिए। प्रोविजन कौन करेगा? सरकारी पैसों पर वो करेंगे, स्कॉलरशिप्स मिलेगा, ये प्रोविजन है। उस वजह से आज हमारे बैंक मैनेजर दिख रहे हैं, बड़े बड़े मैनेजर दिख रहे हैं, कंपनी के मैनेजर दिख रहे हैं, डॉक्टर से लेके इंजीनियर, यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर तक हमारे लोग दिख रहे हैं। पहले नहीं था। 1950 से अगर आप थोड़ा सा आंकड़ों को अगर लेंगे तो ये रेशियो ही हमारा नहीं था। 1970 के दशक में रिजर्वेशन का थोड़ा थोड़ा हमको बेनिफिट मिलने लगा। हालांकि रिजर्वेशन की शुरुआत हुई 1948 में। कब से? 1948 से। 1948 तक हमारे समाज की जनरेशन उतनी एजुकेशन में आगे नहीं थी, उतनी एजुकेशन में आगे नहीं थी। जैसे कि आज हम बोलते हैं कि झारखंड आज शिक्षा में अगर इतना पीछे है, तो सोच लीजिए 1950 में कितना पीछे होगा, महिलाओं का स्तर कितना होगा, हमारे लोग आज उस वक्त कितने आईएएस ऑफिसर रहे होंगे। उस वक्त तो इतनी जातीयता थी कि कोई अगर आदमी अगर आईएएस ऑफिसर के पद पर बना भी होगा तो उसको टिकने नहीं दिया। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर ने उसको रिजाइन किया। आप कभी सत्यमेव जयते देखे होंगे तो उसमें इंडिया अनटचेबिलिटी के बारे में आमिर खान के शो में भी इसकी बात हुई थी। और 1962 में एक आदमी को, बिहार या कोई यूपी का है, उसको रिजाइन करना पड़ा। इतना जातीयता से प्रताड़ित होते थे हमारे लोग जो अफसर बन जाते थे। देखिए, 2 हाथ मेरे भी है, 2 हाथ उसके भी है, लेकिन हमें और उनमें कितना फर्क है। ये फर्क किसने लाया? Who brought this difference? ये फर्क किसने किया? जिस समाज व्यवस्था ने इस विषमतावादी व्यवस्था को जन्म दिया, उस विषमतावादी व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर की सबसे पहली महत्वपूर्ण लड़ाई थी। उस वक्त 2 लड़ाइयां चल रही थी। एक, ब्रिटिशों को यहां से भगाने की, मतलब ब्रिटिशों का शासन नहीं रहेगा,
लेकिन बाबा साहब की लड़ाई ब्रिटिशों का शासन नहीं रहे इसके फेवर में जरूर रही, लेकिन वो उसमें सक्रियता से शामिल नहीं हुए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो शासन था वो ब्रिटिशर लोगों का शासन नहीं था। हम लोगों के ऊपर जो पुरोहित लोगों का शासन था, जो पूंजीपाती लोगों का शासन था, जो वैश्य लोगों का शासन था, जो राजपूत लोगों का शासन था, इस दासता से जो धर्म व्यवस्था का जो शासन था, उस धर्म व्यवस्था की दासता से मुक्त करने के लिए बाबा साहब ने पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन से ज्यादा सोशल रिफॉर्मेशन को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया। और इसीलिए जो इक्का साहब ने जो बोला जस्टिस की बात की, तो हमारे संविधान में, संविधान मतलब कौन? हम। संविधान मतलब कौन? हम लोग डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड कर रहा है देश का भवितव्य? इस देश का भवितव्य कोई ईश्वर डिसाइड नहीं कर रहा, कोई गॉड डिसाइड नहीं कर रहा, कोई राजा डिसाइड नहीं कर रहा, कोई मंत्री डिसाइड नहीं कर रहा, हम भारत के लोग। सी द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती देखो। कौन डिसाइड करेगा? हम भारत के लोग डिसाइड करेंगे कि हमको ये देश कैसा बनाना है। इसलिए हम भारत के लोगों को पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, सोशलिस्टिक, समाजवादी जो इस तरह का राज्य का निर्माण करना है, संपन्नता प्रभुत्व, मतलब किसी भी अभी विदेशी लोगों की हमारे ऊपर हुकूमत नहीं हो सकती, इस तरह का संविधान बाबा साहब ने बनाया। और उसमें किसी व्यक्ति को विशेष महत्व नहीं दिया, बल्कि पूरे देश की जनता को, मतलब आज 125 करोड़, उस जमाने में 36 करोड़, उस जमाने में 40 करोड़, आज 125 करोड़ लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग इस देश में क्या करना चाहते हैं, इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी होगी? हम लोग जमीन लेते हैं सर्विस करने के बाद, क्योंकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं, हम अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। ये बिल्डिंग आज से 50 या 100 साल पहले नहीं रही होंगी, मैं बता रहा हूं, लेकिन जिन्होंने बनाया उनका कोई एक विचार रहा होगा कि मुझे मेरी पीढ़ियों के लिए, मेरे बच्चों के लिए बनाना है। तो हमको अपने देश को कैसे बनाना है, इसका विचार कौन करेगा? इसका विचार कौन करेगा? हम अपने घर के दायरे तक ही सीमित रहेंगे क्या? हम लोग केवल अपने समाज के सांप्रदायिक दायरे में सीमित रहेंगे क्या? उराव के बारे में सोचेगा क्या? मुंडा के बारे में सोचेगा क्या? संताल के बारे में सोचेगा? या बाबा साहब ने इन सभी ट्राइब को जब शेड्यूल ट्राइब घोषित किया, तो हमें हमारा उत्तरदायित्व बनता है 21वीं सदी में कि हम अभी अच्छी दिशा इन ट्राइब्स को दे। ट्राइब कोई जाति नहीं है। ये जो हमारे भारत देश में हजारों जो जमातियां रहती है, जैसे यहाँ पर मुंडा हुए, महाराष्ट्र में आपको गोंड मिलेगा, कोरकू मिलेगा, ये सब जो आदिवासी की जो जमातियां है, इनकी जो सूची है उसको बोलते हैं हम शेड्यूल ट्राइब। और उसी तरह से दो दूसरी कैटेगरी बनाई। क्या कैटेगरी बनाई? शेड्यूल कास्ट। मतलब शेड्यूल कास्ट कोई कास्ट नहीं है, पहले हम लोगों को ये समझना होगा। हम लोगों को एससी बोलने से हम कास्ट समझ लेते हैं। ये जो हमारे में जो 21वीं सदी में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है संविधान के प्रति, तो ये हमें बहुत संभ्रमित किया जा रहा है। मतलब किस तरह की शिक्षा नीति है इस देश में कि देश के लोगों को संविधान के बारे में पता नहीं है, लेकिन देश के लोगों को अपने मंत्रों के बारे में पता है, टोटके के बारे में पता है, अपने ईश्वर के बारे में पता है, लेकिन देश को कैसे बनाना है उसके लिए जो दस्तावेज लिखा गया, जो जिंदा दस्तावेज है, जो जिंदा दस्तावेज होता है, उसमें संशोधन होता है, काल के हिसाब से संशोधन होता है। संशोधन करने के वहां पे प्रावधान भी दिया हुआ है। इसलिए जो भूमि अधिग्रहण पर अभी जो संशोधन होने जा रहा है, व्हाट हम लोगों ने एजिटेशन किया, सरकार को उसकी दखल लेना पड़ेगा। सरकार को क्यों? क्योंकि हम लोग सरकारें बनाते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के देते हैं। 125 करोड़ लोगों के लिए कोई पार्लियामेंट नहीं बन सकता, लेकिन कुछ गिने चुने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके लिए, जो हमारे समुदाय का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसके लिए वो पार्लियामेंट होती है। लेकिन हमारे समाज के लोग हमारे होने चाहिए, हमारे विचारों के होने चाहिए, हमारे विचारधारा के होने चाहिए, जो नहीं है। इसीलिए हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर 117 लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के अलावा इस देश में किसी की भी सरकारें नहीं बन सकती। दिस इज द ग्रेटनेस। लेकिन हमारा आदमी अभी हमारा नहीं है, हमारा आदमी अभी हमारा नहीं है। इसीलिए हमारा, इसको हमको परिभाषित करना पड़ेगा। कौन हमारा? कैसा हमारा? जो हमारे बारे में सोचता हो, जो हमारे विचारधाराओं से चलता हो, जो बाबा साहब की विचारधारा थी कि इस भारत का अगर SC ST OBC अगर मिल जाए,
इस भारत का अगर SC ST OBC जो शूद्र जो दास लोग हैं, जो महातो लोग हैं, ये अगर ये सब अगर इकट्ठा होकर अगर विचार करेंगे तो उसी दिशा में इस देश को चलना होगा। कोई दूसरी अन्य दिशा किसी के लिए भी नहीं हो सकती। लेकिन हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? हो क्या रहा है? इतने समझदार होने के बावजूद भी, इतनी शिक्षा का अभी प्रसार होने के बावजूद भी, पहले के कंपेयर में, पहले की तुलना में आज हम फिर भी उजाले से अंधेरे की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? उजाले से अंधेरे की ओर। अरे जहां प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने की चाहिए, अंधेरे से अंधेरे की ओर जा सकते हैं हम लोग, अंधेरे से उजाले की ओर जा सकते हैं हम लोग। लेकिन उजाले से अंधेरे की ओर जाने का मतलब क्या है हमारा? अभी 21वीं सदी में हमको अभी इस विचार को हमको सोचना होगा कि भाई हमारी विचारधारा क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमको किस आदमी ने मुक्त किया। पहली बात, इसमें कोई दुमत नहीं है कि अक्टूबर 1928 तक इस देश में आदिवासियों के लिए किसी ने बात नहीं किया था। आदिवासियों के लिए किसी ने बात नहीं किया 1928 तक। जब साइमन कमीशन नाम का आपने कभी भी इतिहास में पढ़ा होगा, और कहा गया है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारत सरकार का, भारत का जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए हमारे पंजाब के जो लाला लाजपत राय और गांधी जी और इन सब लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन उसमें बाबा साहब ने अपना महत्वपूर्ण विचार रखा और उन्होंने कहा महिलाओं के लिए वोटिंग राइट होना चाहिए। मतलब यूरोप से पहले, अमेरिका और लंदन से पहले अगर वोटिंग राइट्स अगर किस देश में मिला तो ये भारत में मिला, महिलाओं के लिए। आदिवासियों के लिए अगर कोई वोटिंग राइट्स अगर पहले मिला और उसकी पहली बात करने वाली अगर कोई व्यक्ति होंगी इस भारत में तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर है। इस बात को हमको महत्वपूर्ण जानना होगा, इसको समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? सदियों से हम मंदिरों की घंटी बजाते आए हैं, सदियों से हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते आए हैं, लेकिन वो हमारा आस्था का विषय है। लेकिन आस्था का विषय हमारी दिमागी लड़ाई नहीं लड़ सकता। आपकी भावनाओं से हम जीत नहीं सकते। विचारों की लड़ाई विचारों से होंगी, कानून की लड़ाई कानून से होंगी, सरकार की लड़ाई सरकारें बनाकर होंगी। इस बात को हमको एस्टैब्लिश करना होगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को आज महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा गया। विश्व में अभी डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि उन्होंने इस तरह का संविधान बनाया। अब जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री इस देश में आ रही है, इस धरती पर आ रही है, उभर रही है, वो बाबा साहब के बनाए हुए भारत के संविधान को अपना गाइड मानते हुए अपने देश के लिए व्यवस्था बना रही है। इसलिए आरक्षण का जो प्रावधान हमारे देश में आया, जो 1948 के बाद 1950 में तो हमको लागू हुआ, लेकिन हमको मिलना शुरू हुआ उसका फायदा 1970 से, और लेकिन 1991 से लेके जो LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की भूमिका जो आई, उसमें रिजर्वेशन को डायलूट किया। क्यों? क्योंकि आरक्षण केवल सरकारी संस्थानों में है, पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। तो सरकारें अगर जो हमारी कंपनियां सरकारी है वो अगर उसको निजी कर देंगे, अगर उसको प्राइवेट कर देंगे तो उसमें SC ST के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा। इसलिए टिस्को में अगर आप देखेंगे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से सरकारी कंपनियों में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। वहां पर कभी भी हमको प्रोटोकॉल देके निकाला जाएगा या बहुत सारी बातें मेमो देके निकाला जा सकता है, लेकिन सरकारी नीतियों में हम लड़ सकते हैं, अपने मुद्दों पर लड़ सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, तब जाके कहीं वहां पर डिसीजन होता है। लेकिन अगर देश की नीति ऐसी नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्रों का कहना है कि शूद्रों के पास और जो वर्ण बाह्य है, SC ST जो है वो वर्ण बाह्य था, किसी भी वर्ण व्यवस्था में नहीं था। भारत की वर्ण व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बाबा साहब ने हमको कैटेगरी बना दिया। जो वर्ण बाह्य थे, जो समाज से बाहर थे, जो समाज से बहिष्कृत थे, उनको ST बनाया, उनको SC बनाया, और जो तीनों वर्णों की सेवा करने वाला था उसको बाबा साहब ने OBC बनाया 21 फरवरी 1948 को। तब तक इन शूद्र लोगों के लिए भारत में कोई भी एक कैटेगरी नहीं थी, उनका अस्तित्व नहीं था, उनका आइडेंटिटी नहीं थी। तो बाबा साहब ने हमको पहचान दिया। पहले जंगली कहा जाता था, आदिम कहा जाता था, अबोरिजिन कहा जाता था, भेड़ कहा जाता था, गुन्हेगारी जमाती कहा जाता था, क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था। आज हमको नहीं कहते, आज हमको नहीं कहते। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज जो किया बाबा साहब ने, ये महत्वपूर्ण उनकी हमारे लिए गिफ्ट है। लेकिन अगर कोई आदमी हमारे लिए इतना करता है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम उसके विचारों पर चल रहे हैं?
क्या हमने उसके विचारों पर चलने वाला रास्ता चुना है? क्या हमने अम्बेडकरिज्म को 21वीं सदी में, जो बाबा साहब ने 1920 से लेकर 1956 तक 3000 या 5000 साल तक आदिवासी जंगल में रहे, ये भारत का सांस्कृतिक इतिहास कहता है। क्या कहता है? भारत का कल्चरल हिस्ट्री। भारत की कल्चरल हिस्ट्री यह कहती है कि आदिवासी 5000 साल से भी ज्यादा जंगलों में रहे हैं। अब बाबा साहब ने हमको समाज में लाया। अब समाज में लाया तो हमने, लेकिन ये जो कल्चरल हिस्ट्री को चेंज करने का काम, ये सिविलाइजेशन को चेंज करने का काम बाबा साहब की क्रांति ने किया। ये महत्वपूर्ण काम बाबा साहब ने किया। इसलिए हमें बाबा साहब का शुक्रगुजार होके ही नहीं, तो बल्कि बाबा साहब को हमको दिमाग में स्थान देके अभी उनके विचारों पर अमल करने का हमारा जो उत्तरदायित्व है। क्योंकि जो कौम इतिहास से अपना सबक नहीं सीखती, इतिहास उन्हें सबक सिखाता है। और यही कारण है कि बेरोजगारी है इस देश में अभी भी। यही कारण है कि देश में अभी पॉपुलेशन की समस्या सबसे ज्यादा है और देश में जातियों की समस्या भी सबसे ज्यादा है। यह महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने 1916 में अमेरिका में कहा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने एक भी चेतावनी दी थी कि भारत का ये जो जाति प्रथा को मानने वाला जो समाज है, ये जहां जहां जाएगा जात को अपनी कैरी करेगा। तो लंदन में गए, लंदन में हमारे 10 लाख भारतीय, 10 लाख पीपल आर लिविंग इन द लंदन। हमारे भारत के गए हुए लोग 10 लाख है। 10 लाख में 4 लाख हमारे एससी और एसटी है। कितने हैं? एससी और एसटी कितने हैं? 4 लाख है। उनके साथ वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है अभी जात के आधार पर। चमारों के साथ, जो यहाँ के चमार गए हैं, उनके साथ वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महत्वपूर्ण एक लॉ बनाया कि इस ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, लंदन में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। उसका कानून बनाया। भेदभाव कहाँ है? भारत में है। भारत में जातियां सबसे ज्यादा हैं। 6000 और 6000 से भी ज्यादा जातियां हमारे देश में हैं। यानी इतने हम 6000 टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं। 125 करोड़ लोग 6000 टुकड़ों में बटे हुए हैं। सोच लो कौन सा टुकड़ा बड़ा होगा और कौन सा टुकड़ा छोटा होगा, और हम एकत्रित कैसे होंगे। इस बात को हमको सोचना होगा। सो दिस वॉज द ग्रेटनेस ऑफ द बाबा साहब अम्बेडकर। ईश्वर और आत्मा समाज को उसके अधपतन से नहीं बचा सकते, ये बाबा साहब का कहना था। अगर इस देश को बचाना है तो आपको बुद्धिजीवी विचार ही आपको इस देश को बचा सकता है। यानी बुद्ध का जो तत्वज्ञान है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इस न्याय को आपको स्वीकारना होगा। इसलिए बाबा साहब के आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण गोल रहे हैं। इसलिए जो हमारे लोग आज भी इस रूढ़िवादी विचार परंपरा को फॉलो करते हैं, उनको सोचना होगा कि हमें किस दिशा में जाना होगा। पहली बात तो हमें बाबा साहब को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। हम पढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने में और पढ़ने में बहुत फर्क होता है। आप पढ़िए, सुनिए और विचार कीजिए। क्योंकि अगर अपने बुद्धि का अगर विकास नहीं किया तो बुद्धि अपना विकास को रोक देगी। आप जानते हैं पैरालिसिस हो जाता है इंसान को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है। तो क्या होता है? वो दिखने के लिए उसका शरीर का अंग तो रहता है हमको दिखने के लिए, लेकिन वो काम का नहीं रहता, उसका पैर काम का नहीं रहता, हाथ काम का नहीं रहता। इसलिए आप लोगों को अभी हमको सोचना होगा कि 21वीं सदी में हम बाबा साहब को, यानी बाबा साहब की विचारधारा को, जो अम्बेडकरिज्म के नाम से जाना जाता है, अम्बेडकरिज्म को 21वीं सदी में हम कैसे कामयाब कर सकते हैं। क्या पहला आंदोलन था बाबा साहब का इस देश में? पहला आंदोलन था, लक्ष्य क्या था बाबा साहब का? कि बाबा साहब का लक्ष्य था कि जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो हमारे दलित लोग हैं, एससी लोग हैं, एसटी लोग हैं, वो जमाने में जो अछूत लोग कहा जाता था, अछूत और आदिवासी लोग हैं, इनको इनके मूलभूत अधिकार मिले। मतलब ये भी इंसान है, इंसान होने के इनको अधिकार मिलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी और यही वजह है कि आज भी हम लड़ रहे हैं। अगर उसी जमाने में अगर सामाजिक लड़ाई को अगर सबसे पहले प्राधान्य दिया होता तो आज हमारे देश में सामाजिक विषमता कम होती। इस देश में गांधी जी की लड़ाई केवल पॉलिटिकल लड़ाई थी, लेकिन रिफॉर्मेटिव लड़ाई, सुधारणावादी लड़ाई और रिवॉल्यूशनरी लड़ाई बाबा साहब लड़ते रहे। इस बात को इतिहास में इतना गौरवान्वित नहीं किया, इतिहास ने इतना नहीं बताया, बच्चों को नहीं मालूम है। आज भी अगर हम देखेंगे तो बाबा साहब के बारे में पूछेंगे, आप अपने बच्चों को पूछ के देखिए, व्हाट डू दे नो, क्या पता है उनको, क्या पता है उनको? छोड़िए, गिर सकते हैं, ठीक पीछे कर दीजिए। तो आप
आप अभी जो मैं कह रहा हूं कि 1928 में बाबा साहब ने सबसे पहले शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, एबोरिजिन लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात कही साइमन कमीशन के आगे कि इनको भी वोटिंग का राइट्स मिलना चाहिए। और तब से यानी बाबा साहब ने जो सामाजिकता की लड़ाई लड़ी, ह्यूमन आइडेंटिटी, हम भी इंसान हैं इस धरती पर। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब के पुरखे कहते थे कि भाई हम आज जिस तरह से भी पैदा हुए हैं ना, ये हमारे पाप और पुण्य के आधार पर आज हम इस तरह से आदिवासी पैदा हुए हैं, अछूत पैदा हुए हैं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि धरती पर अगर इंसान हम हैं, इसी धरती पर अगर इस तरह का भेदभाव है, तो मैं नहीं जानता कि दुनिया में इस तरह की व्यवस्था किसने लाई, लेकिन हम भी इंसान हैं। इस बात को हमको प्रूव करना होगा। और ये महत्वपूर्ण लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। इस बात को बाबा साहब जानते थे कि अगर हम संविधानिक अगर हमको पहचान मिल जाती है। 1930 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, जो भारत के लिए ब्रिटिश कानून लागू करने वाले थे, उसमें कुछ सुधारणाएं थी। तो उस सुधारना कैसे हो, इस देश में सभी लोगों को कैसा रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए बाबा साहब ने महत्वपूर्ण आवाज 1930 में उठाई। और वहां पे उन्होंने कहा, उन्होंने सार्वभौम देश की मांग की 1930 में। ये तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन ब्रिटिशर लोगों को भी बाबा साहब ने चेतावनी दी कि अभी ब्रिटिशर को हमें ब्रिटिशर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटिशर होने के बावजूद भी हमारे साथ इस तरह से भेदभाव होता है। तो हम अपनी लड़ाई, इसलिए जो भी कानून बनाओगे उस कानून में आदिवासियों के लिए भी अधिकार होना चाहिए, महिलाओं के लिए अधिकार होना चाहिए। और जो 7 करोड़ जो अछूत लोग हैं, उस वक्त 7 करोड़ संख्या थी हमारी 1930 में, 7 करोड़ जो अछूत लोग हैं, अनटचेबल लोग हैं, उनको भी उसमें अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। जो देमका साहब ने अभी इसकी बात का थोड़ा जिक्र किया था, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब यहां पे अभी केवल इतने 100 ट्राइब लोग रहते हैं, तो ट्राइब ही केवल ट्राइब को चुन के देगा। उसको कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा जो अन्य जो यहाँ के जनरल वोटर है, वो वोट नहीं दे सकते। उसका प्रावधान था। मतलब हमको 2 वोटिंग का अधिकार मिला था, डबल वोटिंग। मतलब मैं ट्राइब हूं तो मैं दूसरे को भी वोट दे सकता हूं और मैं अपने आदमी को भी चुन के दे सकता हूं। मतलब एक आदमी को 2 अधिकार मिलने की वजह से जो शोषित आदमी था, जो दलित आदमी था, जो पीड़ित आदमी था, उसको 2 वोटिंग का पावर मिलने की वजह से वो अच्छे आदमी को ही चुन के देता। आज क्या हो रहा है? पैसों के बलबूते पर चुन के आते हैं, खिचड़ी खा के लोग वोट देते हैं। कोई भी, आप अगर वोट नहीं भी देंगे और अन्य लोग भी उसको वोट देंगे तो भी वो जीत जाते थे। मतलब एक प्रतिनिधित्व की बात बाबा साहब ने की कि देश में प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल होना चाहिए, संख्या के अनुपात में लोगों का प्रतिनिधित्व संसद में होना चाहिए। ये बाबा साहब की डिमांड थी। इसको गांधी जी ने मनाई किया, नहीं होना चाहिए ऐसा। और 1932 में गांधी जी ने इसके विरोध में बहुत बड़ा अनशन किया। बाबा साहब को बहुत सारी धमकियां मिली कि बाबा साहब को जो 1932 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, मतलब हम SC/ST लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। बाबा साहब जो लड़ाई लड़ते रहे, उनको उसकी विजय हासिल हुई, लेकिन उस विजय को गांधी जी ने पूरा सक्सेस नहीं होने दिया। उस खुशी को बहुत जल्दी गम में उसको परिवर्तित किया गया, क्योंकि गांधी जी ने इतना बड़ा अनशन किया उसके खिलाफ में। गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत अनशन किए, 21 दिन के अनशन किए, लेकिन कभी बीमार नहीं हुए। लेकिन बाबा साहब के अगेंस्ट में जो अपोजिशन किए, अनशन किए, तो 3 दिन में, तीसरे दिन में ही तुरंत बीमार पड़ गए। और बाबा साहब को धमकियां आने लगी कि गांधी जी की बात मान जाओ, गांधी जी की बात मान जाओ। और बहुत सारा बाबा साहब के पास विचार था। उनके बेटे आए गांधी जी की पत्नी आई कस्तूरबा जी, और बाबा साहब के ऊपर गिड़गिड़ाने लगे कि आप हमारे हस्बैंड की जान बचाइए, पति की जान बचाइए, मेरे पिता की जान बचाइए। ऐसा कहते कहते बाबा साहब महाकारुणिक थे, करुणा थी उनमें, कंपैशन था। वो कारुणिक होने की वजह से उन्होंने अपनी जीत को छोड़ दिया और कुछ अलग स्कीम पर उन्होंने समझौता किया, और उसी स्कीम के आधार पर आज हमारे देश में इलेक्शन होते हैं SC/ST के। बावजूद हमारा सेपरेट मतलब रिजर्वेशन होने के बावजूद भी ये कोई कोई एरिया में 28, 12 ये जो हमारी सीट्स होती है ये रिजर्व रहती है, लेकिन हमारे सही प्रतिनिधित्व तो नहीं जाते वहां पे। हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां पर नहीं जाते। इसलिए वो हमारा कहने के लिए होता है
लेकिन वो अक्सर में हमारा नहीं होता है। इसीलिए हमें अभी 21वीं सदी में अपने लोगों को अच्छे से चुन के देना होगा, जो अम्बेडकरी विचारधारा को, अम्बेडकराइट विचारधारा को, जो अम्बेडकरिज्म के आधार पर है, इस बात को बिना किसी को क्षति पहुंचाए, बिना किसी से रक्तपात किए हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचा हुए हम अपने प्रतिनिधित्व का निर्माण कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतंत्र प्रणाली ने, बाबा साहब ने आज हमको संविधान के माध्यम से दी है। इस बात को हमको जानने की महत्वपूर्ण जो कोशिश हम लगातार करते आ रहे हैं और हमें उसका सक्सेस भी मिल रहा है। ये जो बाबा साहब की जो सभी जो पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अभी मनाना शुरू कर दिया, यहां तक कि इंटरनेट में अगर कोई लोग जानते होंगे तो उस दिन का 14 अप्रैल का जो पेज था वो बाबा साहब का ही, गूगल ने भी बाबा साहब की जयंती मनाई। गूगल जो पहला ही पेज जो खुलता है इंटरनेट पे जाने के बाद उसको बोलते हैं गूगल, तो वहां पे बाबा साहब का फोटो था। तो ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को देखिए, हीरे को आप दबा के नहीं रख सकते, कहीं पर भी दबाएंगे निकालेंगे तो उसकी चमक तो है, हीरा तो हीरा ही होगा। इसलिए बाबा साहब को आप कितना भी पीछे रखने की कोशिश करो, लेकिन अभी ये विचारधारा अभी इतने आगे जा चुकी है कि अभी हमारे जो अहरे गहरे नत्थु खैरे लोग भी जय भीम करने लगे। इसलिए आदिवासियों को यह जानना होगा कि हमारी भलाई किसमें है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जानना होगा कि हमारी भलाई किसमें है। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट बनाया तो गांधी जी ने हरिजन बनाया। देखिए काउंटर रिवॉल्यूशन। बाबा साहब कहते हैं कि देश में क्रांति और प्रतिक्रांति दोनों भी एक साथ होती है। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को एक पहचान देने की बात की, तो गांधी जी ने भी एक अलग से पहचान देने की बात की जो ज्यादा पॉपुलर है। हमारे लोग अपने आप को ज्यादा हरिजन बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट के कम बोलते हैं। ये गिरिजन, वनवासी, ये जो नामांतरण हो रहा है जो आदिवासियों का, जो मूल निवासियों का, इसको हमें समझना होगा ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल निवासियों के अधिकार डिक्लेयर किए और उन मूल निवासियों के अधिकार के तहत जो शेड्यूल्ड एरिया में कोई अगर कंपनी खोलेगा, जो शेड्यूल्ड एरिया में अगर कोई बड़े मॉल लाएगा या कंपनी लाएगा या जमीन को अधिग्रहण करेगा तो उसके अनुपात में उसको शेयर देने होंगे जिसकी जमीनें जाएंगी। मतलब उस कंपनियों का उसको मालिक बनाना होगा। आज हम मालिक नहीं हो रहे, आज क्या हो रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, केवल नौकरी ले रहे हैं, भूमि का एक टुकड़ा ले रहे या पैसा ले रहे, उसका मुआवजा ले रहे, लेकिन कंपनियों के शेयर हमको नहीं मिल रहे। ये जो बात जो 5वीं और 6वीं सूची में जो अभिभूत है, इस बात को हमको जानना होगा, इस बात को पूरी तरह से लागू करना होगा। मतलब शेड्यूल एरिया में ही कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो रहा है, जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है उसका उल्लंघन नहीं होने देना है। इसलिए बाबा साहब का जो पहला लक्ष्य था कि संविधानिक सुरक्षा इस देश के सभी लोगों को मिले, जो सभी लोगों को मिला है। उसके बाद बाबा साहब का दूसरा आंदोलन चला, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किसी भी देश को राष्ट्र बनने के लिए, भारत अभी भी राष्ट्र नहीं है, इसलिए भारत में कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इंडिया इज नॉट स्टेट, इंडिया इज नॉट नेशन। भारत एक यूनियन है, जो यूनाइटेड हम इंडिया बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 1949 तक ये जो इंडिया था और 1950 के बाद का जो इंडिया है, इसमें बहुत मूलभूत फर्क है। 1950 के बाद का इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया है, संविधानिक भारत है। इसलिए उस जमाने में जो अनटचेबिलिटी थी अभी संविधान के तहत एबॉलिश हो गई। धारा 19 के तहत अभी कोई भी छुआछूत का अगर पालन करेगा तो उसको सजा होती है। इस बात को हमको जानना होगा। अभी हम संविधानिक भारत में रहते हैं। मतलब पहला जो इंडिया था वो नाग सिंधु असुर सभ्यता का इंडिया, जो हमारे लोगों ने, नागवंशीय लोगों ने इसका निर्माण किया। और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो बड़ी बड़ी जो स्मार्ट सिटी 10,000 साल पहले हमारे लोगों ने बनाए, जो हमारे आदिवासी मूल निवासी लोग थे। उसके बाद बुद्धिस्ट इंडिया, जो अशोक का जो साम्राज्य आया, तो ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक लेके जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां थी पहले बुद्धिस्ट फ्लो में थी, बुद्धिस्ट विचारधारा में थी, बुद्धिस्ट नीति में थी। उसके बाद हिंदू इंडिया बना। जो शुंग क्रांति आई अशोका के बाद, तो आज भी हिंदू 1950 तक हिंदू इंडिया था और 1950 के बाद बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया बनाया। इसलिए देश का कोई
धार्मिक ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं हो सकता। बाद में पार्लियामेंट में मोदी जी को बोलना पड़ा, पार्लियामेंट में मोदी जी को बोलना पड़ा कि हमारे देश का अगर कोई राष्ट्रीय ग्रंथ है तो वो है भारत का संविधान। भला ही उन्होंने आए हुए लोगों को गिफ्ट भला ही गीता दिए होंगे, जापान में जाके दिए होंगे, अमेरिका में जाके दिए होंगे, और कुछ अन्य लोगों ने तो इसको राष्ट्रीय स्क्रिप्चर बनाने की बात की, नेशनल मोन्यूमेंटल बनाने की बात की, लेकिन संविधान उसमें क्या कहता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं, व्यक्तिगत हो सकता है। आपकी आस्था क्रिश्चियनिटी पे हो सकती है, मुस्लिम हो सकते हैं, सरना हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, लेकिन भारतीय तौर पर जब आप रहेंगे तो आप सर्वप्रथम भारतीय और अंततः भारतीय रहना चाहिए। ये राष्ट्रवाद है। दिस इज द नेशनलिज्म, दिस इज द नेशनलिज्म। इतनी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने कही। इसलिए देश को अगर विकसित करना होगा तो अंबेडकरिज्म के आधार पर हम विकसित कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब की जो तीसरी लड़ाई थी, भागीदारी की लड़ाई, देमका जी, आर्थिक जो हमको सहयोग मिलना चाहिए। आज क्या हो रहा है, हमारे पास संपत्ति है क्या? कितनी संपत्ति है हमारे पास? एक महीने का पेमेंट भी हमारे लिए बहुत मुश्किल से अभी आज ये हो रहा है। मैं हालांकि उस स्थिति से गुजर रहा हूं, इसे मैं कह रहा हूं। देश का अमीर व्यक्ति कौन है? अंबानी। देश इतना गरीब है, देखिए, यानी दुनिया के पटल पर देश गरीब है। 20 करोड़ लोगों के पास संपत्ति ही नहीं है, उनको संपत्ति क्या होता है मालूम ही नहीं है, एसेट नहीं है। सोचिए, 20 करोड़ लोग, 21 करोड़ लोग एक वक्त का खाना खाते हैं इस देश में। 50 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग स्कूल में पढ़ नहीं पाते, हमारे हायर एजुकेशन ले नहीं पाते। ऐसे देश को हम मेक इन इंडिया बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? क्या फार्मूला है भाई? ऊपर से कोई आएगा, कोई अवतार लेगा, अब न राम आएंगे न रसूल आएंगे, बस इंसान ही इंसान के काम आएंगे। इसलिए आपको ध्यान में देना होगा कि हमें ये जो महत्वपूर्ण जो विचारधारा जो बाबा साहब ने दिया है, इस बात को हमको समझना होगा कि डेमोक्रेसी को अगर हमको बनाए रखना है तो इस बात को हमको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान में रखना होगा। जो 25 नवंबर 1949 में कही, क्या कही थी उन्होंने कि इस देश में पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो पॉलिटिकल जो हमारा डेमोक्रेसी आ रहा है, उसमें एक व्यक्ति एक वोट, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। क्या फॉर्मूला है हमारा फिलॉसफी? हमारा पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। चाहे वो राजा का हो, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, उसका वैल्यू, उसका काउंटिंग एक ही होता है। लेकिन सामाजिक विषमता में एक व्यक्ति का एक मूल्य नहीं है, एक व्यक्ति का एक मूल्य नहीं है। इसीलिए हमारे लोगों के जो अत्याचार होता है तो हमारी इज्जत के इतनी ये रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली में अगर कहीं अगर बलात्कार हो जाता है, कोई अगर सवर्ण समाज के लोगों के ऊपर अगर कहीं थोड़ा सा अत्याचार या लांछन लग गया तो ऐसा लगता है कि देश में लगा। लेकिन यूपी में 2 लड़कियों को लटकाया गया और झारखंड से लेके बहुत सारे लोगों में अभी इतना जो महिलाओं का शोषण होता है, इसके बारे में चर्चा भी नहीं होती। हमारी इज्जत नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन को बाबा साहब ने प्रेडिक्ट किया था कि इस कॉन्ट्राडिक्शन को अगर आप नहीं हटाएंगे तो जिस मेहनत से हमने इतना संविधान बनाया है, जिस मेहनत से हमने इतना राजकीय ढांचा बनाया है, लोकशाही बनाई है, लोकतंत्र प्रजातंत्र बनाया है, उस प्रजातंत्र को ये जो शोषित लोग हैं उनके साथ अगर आप न्याय नहीं करोगे तो ये इस प्रजातंत्र को ही उखाड़ के फेंक देंगे। और आज यही हो रहा है। इसीलिए हमको सामाजिक जो लोकशाही की जो बात बाबा साहब ने कही उसको महत्वपूर्ण ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने कही आर्थिक लोकतंत्र की बात कि सबके पास संपत्ति होनी चाहिए, चाहे वो लेबर हो, उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। जैसे मैं अगर सरकारी नौकरी में हूं तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, अगर मुझे करोड़ों का भी अगर दवाई लगता है तो सरकारी खर्चे पर मुझे दवाई मिलती है, वो उस लेबर को नहीं मिलता। उसको भी उतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति को उतना इंश्योरेंस मिलना चाहिए, उसकी शाश्वती उसको मिलनी चाहिए कि हम
इस देश के व्यक्ति को पूरी सामाजिक सुरक्षा देते हैं, राजकीय सुरक्षा देते हैं और आर्थिक सुरक्षा देते हैं। इसलिए अमीर अमीर ज्यादा होते हुए नजर आ रहा है 21वीं सदी में, और गरीब ज्यादा ही गरीब नजर आता है। मतलब भारत के कुछ ही लोगों के पास 20% भारत की संपत्ति है। सोचिए तो कैसे विकास होगा? सोचिए कैसे विकास होगा? अगर मेरे पास ज्यादा संपत्ति है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब एक संपत्ति के बाद अगर हमको इनकम टैक्स लगता है तो जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उसके ऊपर कैसा टैक्स लगना चाहिए, ताकि हमारे देश के आय में बढ़ोतरी हो और लोगों के लिए सुविधा है। और अभी जो बजट बना, क्या बना बजट में? क्या बजट समझता है हम लोगों को? बजट में हमको धारा 275 के तहत सेपरेट सेटलमेंट होता है। कितना प्रतिशत मिला देनका जी बजट का? हाँ मिला 19,000 करोड़ आदिवासियों के लिए, जो आम बजट जो जेटली जी ने डिक्लेयर किया। 30,000 करोड़ शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए। मतलब 100 रुपए का अगर हम बजट अगर समझेंगे समझने के लिए, तो उसमें 1 रुपया या 2 रुपया भारत के 15 यानी 30% 40% लोगों के लिए 2 रुपया मिलता है। यानी इस तरह का बजट बनता है। आम बजट बोलते हैं, आम लोगों का बजट। मुझे तो ऐसा लगता है कि आम लोगों को मैंगो की तरह चूसने का काम हो रहा है और छिलके फेंकने का काम हो रहा है। यानी वी हैव टू थिंक किस तरह का इंडिया हम चाहते हैं। ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, लेकिन हमें अपनापन नहीं लगता। हमें हमेशा ये लगता है कि हमारे साथ कहीं न कहीं भेदभाव है, राजकीय भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव है। इस भेदभाव को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो बाबा साहब की विचारधारा ही इस बात के लिए, बाबा साहब और बुद्ध की जो विचारधारा है, जो सामाजिक, भारत में केवल 2 ही जगह पे क्रांति आई। एक क्रांति आई वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, गौतम बुद्ध ने लड़ी, और 21वीं सदी में 19वीं सदी में बाबा साहब ने महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी, वो है जाति प्रथा के खिलाफ। क्योंकि भारत की मूल समस्या क्या है? कास्ट है। इसलिए आप देखेंगे पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही ज्यादा गरीब दिखेंगे आपको। ट्राइब में गरीबी है, ओबीसीओ में गरीबी है, बाकी अन्य सवर्ण या जो हाई जो क्लास है उनमें देखिए, उनमें गरीबों का प्रमाण वो नहीं है। अगर वो गरीबी होंगे तो क्या कहीं झाड़ू पोछा का काम करते हुए नजर आए आज तक? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। स्वीपिंग के काम में नजर दिखते हैं आपको? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह की डिग्निटी नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया कि हमको हर व्यक्ति को उसकी गरिमा मिलना चाहिए। लंदन में स्वीपर को भी इज्जत मिलती है। काम का महत्व है, वहां पे क्या काम करता वो महत्व नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या काम करता है उसके बाद हम उसका स्टेटस डिसाइड करते हैं, हाँ दिस इज गुड, ये काम अच्छा है, ये काम नहीं है। वहां पे नहीं होता है। मतलब यहाँ का अमीर आदमी जब लंदन में जाता है तो वहां पे झाड़ू पोछा करने में भी उसको शर्म नहीं आती, लेकिन अपने देश में ही, अपने ही घर में जो झाड़ू पोछा करते हैं उसके साथ भेदभाव करते हुए हमको नजर आता है। यू सी द नोशन ऑफ माइंड, वी हैव नॉट चेंज द नोशन ऑफ माइंड। जो हमारी जो सामाजिक जो मनगढ़ंत जो हमारे जो विचार है, इसको हमने अभी तक, रूढ़िवादी विचार है, इसको हमने अभी तक बदलाया नहीं, चेंज नहीं किया। वी हैव टू चेंज इट, हु विल चेंज इट? सो ये जो 21वीं सदी में जो बाबा साहब का जो विचार है, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण कारगर होगा। क्या महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने कही थी? 3 मैंने बातें बताया आपको। पहला, संविधानिक संरक्षण और सुरक्षा, ये जो बाबा साहब का जो लक्ष्य था, ये जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हमारे में आपस में जो जातियां है, इसलिए एसटी एक समुदाय बनना चाहिए, मेरा ये कहना है। एससी लोगों को भी सोचना है कि एससी मतलब एससी, ओबीसी मतलब ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी। अब इसमें अगर आपस में भेद करेंगे तो हम तो वैसे ही फूटे हुए लोग हैं, तो हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए लोगों को और सहूलत मिल जाएंगी। इसलिए अभी हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। एसटी मतलब एसटी, चाहे वो उरा हो, मुंडा हो, संथाल हो या कोई भी हो। शेड्यूल कास्ट, चाहे वो मुखी हो, टूरी हो, भुइया हो, शेड्यूल कास्ट। ओबीसी, चाहे वो दास हो, महातो हो या और कोई यादव हो, ओबीसी मतलब ओबीसी। तो ये दायरा हमको समझ में आना चाहिए, कैटेगरीज को हमको समझ में आना चाहिए, जो बाबा साहब ने महत्वपूर्ण बात संविधान के तहत हमको दिया है। तो ये 2 आंदोलन, आर्थिक भागीदारी। अभी हमको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन मिलने वाला है। आपको मालूम होगा बजट में हमने जो एक धरना दिया था यहाँ पे एपीआई के माध्यम से, जो हमारा एजिटेशन चला, उसमें हमारी डिमांड थी कि 50,000 करोड़ भारत का जो राजकोष है उससे हमारे लोगों के लिए सेपरेट दिया जाए। तो 20,000 करोड़ की बात सैंक्शन हुई थी, जो पिछले बजट में 200 करोड़ थी। हमारे एजिटेशन की वजह से, बस ये एपीआई के एजिटेशन की वजह से 20,000 करोड़ हुई। ये छोटी सी बात
नहीं है हमारे लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बात हमने संविधान के माध्यम से, जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ते, संवैधानिक लड़ाई संवैधानिक तरीकों से लड़ी जा सकती है, भावनाओं के आधार पर नहीं, केवल धरना प्रदर्शन देने से नहीं होगा, बल्कि आप जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रतिवेदन दे रहे हैं, वो किस तरह का दे रहे हैं, उसका एक प्रतिवेदन आपको यूनाइटेड नेशन को भी देना होगा। तब जाके यूनाइटेड नेशन के लोगों को पता चलेगा कि भारत में जो डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसमें किस तरह के साथ लोगों के साथ भेद हो रहा है। इसलिए जो अभी जो बलात्कार जो हुए जो कलकत्ता में, उसका तो हमें खंडन करना चाहिए। क्यों महिलाओं को वो स्टेटस नहीं है आज हमारे देश में, महिलाओं के साथ इतना शोषण हो रहा है महिलाओं का, क्यों? क्योंकि डिग्निटी नहीं दिया गया है, ईश्वर बना दिया गया है, देवी बना दिया गया है, विद्या की देवता अलग, धन की देवता अलग, लेकिन महिलाओं के साथ इतना भेदभाव, महिलाओं के साथ इतना शोषण इस देश में, क्यों? क्यों कोई बचाने नहीं आता? क्यों इतने असहाय हो जाते हैं? इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए 50% पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या होनी चाहिए, 50% होना चाहिए हमारे साथ। अंबेडकरिज्म के हिसाब से 50%। जब तक स्त्री का जो विकास नहीं होता, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, उसका आर्थिक विकास नहीं होता, उसका एम्पावरमेंट नहीं होता, उसको केवल एक पुलिस प्रोटेक्शन देने से नहीं, बल्कि उसमें उसकी ताकत, उसके मन को इतना मजबूत नहीं किया जाता शिक्षा के माध्यम से, सामाजिक दायरे में, तब तक वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कह सकती। कोई है यहां से रात के 12 बजे जाए कोई महिला, किसी भी ईश्वर का नाम लेते हुए चलिए, जा सकते हैं आप लोग? इतनी हिम्मत है? नहीं है। और सुरक्षित है आज अपने ही देश में, अपने ही देश में, अपने ही घर में हम इतने असुरक्षित हैं, और हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। किस तरह का मेक इन इंडिया करेंगे? महिलाओं को उतनी सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा उतनी मिलनी चाहिए। इसलिए 50% उनका दायरा होना चाहिए, 33 नहीं, 50। और उसमें भी 50% में भी हमारे SC महिलाओं को जो प्राधान्य मिलना चाहिए, प्रावधान मिलना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि भारत में महिला मतलब केवल सवर्ण ही नहीं है, पिछड़े लोग भी है, उनको उतना प्राधान्य मिलना चाहिए। तो ये हमारी 21वीं सदी में लेके संविधान के तहत लड़ाई हो सकती है, अंबेडकरवाद के आधार पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण जो आंदोलन था आर्थिक डेमोक्रेसी का, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की जो बात की बाबा साहब ने, वो तीसरी बात। चौथी बात थी गवर्निंग क्लास, बिकमिंग गवर्निंग क्लास। आर वी गवर्निंग क्लास? क्या हम इस देश में गवर्निंग क्लास है? 10 साल से हमारी 2-2, 4-4 महीने की सरकारें रही, कुछ ठोस कर पाए? MP और MLA को संभालते ही हमारी नौबत आ जाती है और समय निकल जाता है। दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ द आवर पार्लियामेंट्री थिंकिंग। इसीलिए हम लोगों को अभी अपने विचारों को एकत्रित करके, अपने विचारों को सही साझे में लाके, सही ढांचे में लाके, अभी आपको भावनिक विचार न करते हुए दिमागी तौर पे बुद्धिजीवी विवेक पूर्ण विचार करके हमें अपनी गवर्निंग क्लासेस को निर्माण करना होगा। क्यों? कायदा कहां पे बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। भूमि अधिग्रहण का कायदा कहां बनेगा? पार्लियामेंट में बनेगा। कहां बनेगा? तो पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहिए। मतलब अंबेडकराइड लोग जिस दिन पार्लियामेंट में जाना शुरू करेंगे, उस दिन देश की जो नीतियां होगी वो बहुत अलग होगी। कोई नीति आयोग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमको अंबेडकराइट नीतियों को लागू करना पड़ेगा, अंबेडकराइट शिक्षा पद्धति को लागू करना पड़ेगा। उत्क्रमित विद्यालय का विद्यार्थी और लायला कॉलेज स्कूल का विद्यार्थी में बहुत फर्क है। भला ही वो 10वीं में पढ़ता होगा और लायला का विद्यार्थी 10वीं में पढ़ता होगा, तो उनके दोनों की मानसिकता में जमीन और आसमान का अंतर है। इस तरह की शिक्षा नीति है हमारे देश की। कैसे विकास करेंगे भाई? अरे अपने ही देश में एक को इतनी अच्छी शिक्षा सुविधाएं मिल रही है और एक को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बैठने के लिए ठीक से जगह भी नहीं मिल रही है, पढ़ाने के लिए टीचर भी नहीं मिल रहा है, तो कैसा देश स्ट्रांग होगा? कैसा? तो ये जो गवर्निंग क्लासेस है, इसको बनाना होगा। और बाबा साहब का जो महत्वपूर्ण था कि मैं और बार बार दोहरा रहा हूं कि कोई भी ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति समाज को उसके अधपतन से नहीं बचा सकती। केवल बाबा साहब का कहना था कि बुद्ध के जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय के जो विचार है वो समाज के लिए ज्यादा कारगर होंगे, क्योंकि बुद्ध का जो विचार है वो मनुष्य और मनुष्यों में आपके संबंध कैसे है इसको ज्यादा प्रस्थापित करता है। और बाकी सभी
जो अन्य विचार है, जो धार्मिक विचार है, आपका और ईश्वर का कैसे संबंध है, उसको ज्यादा प्रस्थापित करता है। इसलिए हम ईश्वर के साथ तो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ हम अपना उतना उठना बैठना और अपना उतना संबंध प्रस्थापित नहीं करते। इसलिए आपके आस्थाओं से मुझे कोई परहेज नहीं है। आपकी जो भी आस्था है, संविधान के तहत संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि आपको जिसकी पूजा करना है कीजिए, लेकिन अगर आपको मानवता को बचाना है, अगर आपको मानवता प्रस्थापित करनी है, इंसानियत प्रस्थापित करनी है, तो आपको बुद्ध के विचार के अलावा और कोई दूसरा विचार नजर नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर उन्होंने बुद्ध के धम्म को किया, धर्म को नहीं। बाबा साहब ने धर्म और धम्म में हमेशा डिफरेंस किया। धम्म मतलब मॉरलिटी, विवेकता। विवेकपूर्ण बातों से हम धरती को बचा सकते हैं। अरे कचरा कहां फेंकना है, ये आपके विवेक में होना चाहिए ना। अरे नदी को खराब करना है या नहीं, ये आपके विवेक पर डिपेंड है ना। आप पार्टियां करने जाते हो, हम लोग वनभोज करने जाते हैं, लेकिन नदी नालियां खराब करते, ये तो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये विवेकता और मॉरलिटी की बात केवल बुद्धिज्म में मिलती है, बुद्ध के धम्म में मिलती है। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध के विचार को सबसे आगे रखा। और संविधान और ये विचार अगर मिल जाए तो भारत आने वाले 10 साल में ही अमेरिका के कंपेयर में बहुत आगे निकल जाएगा, लंदन के कंपेयर में बहुत आगे निकल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के कंपेयर में बहुत आगे निकल जाएगा। और जो जितनी भी संपत्ति हमारे देश में मंदिरों में है, करोड़ों से ज्यादा, कितने तो भी अरबों खरबों की जो संपत्ति है, अगर देश के विकास के लिए अगर लगाया जाए तो देश में गरीबी नहीं रहेगी, देश में अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी नीतियां होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये पूरी बातें अम्बेडकरिज्म में कवर होती है। डोंट यू वांट सच अ थॉट? आपको इस तरह का विचार नहीं चाहिए कि जहां सभी मानव बहुत अच्छे से रहे, सभी मानव इस धरती पर सुखी हो। सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे सत्ता सुखी होंतु, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इसलिए हम कहते हैं कि जल जमीन जंगल पाएंगे संस्कृति और संविधान से। इसलिए आदिवासी जो संस्कृति है, इसको हमको संवर्धित करना होगा। आदिवासी जो इतनी रीच संस्कृति है दुनिया की, उसको संवर्धित करना होगा। इन्होंने इतने बड़े बड़े यानी नगरों का निर्माण किया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे। इन बातों को हमको ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए आप लोग आज यहाँ पर आए। आज तो मैं आपको चाहूंगा कि आप, ये समय हमारे लिए बहुत कम हो जाता है जब हम बोलने लगते हैं, क्योंकि ये विचार ही इतना बड़ा है तो समय नहीं है। इसलिए आपको 8 घंटे 9 घंटे बैठ के कभी एक दिन बैठना होगा। उसको हम कैडर कहते हैं, कैडराइजेशन करते हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज आके। लाइट नहीं है, लेकिन इतनी धीमी डीम लाइट में भी आज हम इतने अच्छे से यहाँ पर बैठे। आपने मेरा विचार सुना और मुझे यहाँ मौका दिया। और मैं चाहूंगा कि आप एका साहब को एक जोरदार तालियों के साथ उनका एक स्वागत करें कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। और संजय जी, पूर्ति जी है, देमका जी है, शंभू जी है, हमारे सोनाराम जी है, विजय है, सोनू जी है, आप सब लोगों ने ये प्रोग्राम केवल यहाँ का SC/ST लोगों का नहीं है। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ द ह्यूमन। जो इंसान है, जो इंसानियत जानते हैं, जो डेमोक्रेटिक विचार जानते हैं, ये उन लोगों का प्रोग्राम है। इसलिए ये किसी के ऊपर भी हावी नहीं होगा। लेकिन आज के बाद आज अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दीजिए। तो मैं बहुत बहुत एक बार आभार प्रकट करूंगा हमारे जो सम्माननीय अतिथि है एन पाटिल जी, उनका भी, और एनोस इक्का जी है, शायद मैं नाम सही बोल रहा हूँ, हाँ, तो इक्का जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद वर्के साहब, आपने बड़ी तकनीकी ढंग से अपने सभी चित्र को छुआ।